बढ़ती उम्र के साथ साथ जिंदगी की घटनाएं समय की राख तले दबती जाती हैं। पर कभी कभी ठेठ बचपन की कोई बात सारी उम्र नहीं बुझती। राख के नीचे ज्यों की त्यों जगमग करती मिल जाती है। आज तो मैं एक लेखक की मर्यादा निभा रहा हूँ, पर उन दिनों कोरा मोरा एक पाठक ही था। पढ़ने लायक कोई किताब हाथ लगी कि घटाघट आंखों से पी जाता। शायद 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँगा। तब की बात है। मैं खुद तो घर पर ही रहता था, पर संगी साथियों से मिलने की उमंग में दूसरे तीसरे दिन चारण हॉस्टल का चक्कर काटा था। स्वभाव तो सभी लड़कों का अलग अलग होता है, पर खिनावड़ी गांव का से संस्करण एक बेढप स्वभाव और निराली सूरत का लड़का था। मतीरे की तरह गोल सफाचट खोपड़ी, लंबी चोटी, थुल शरीर, कील मुहासों से भरा गोल चेहरा, मिची मिची आंखें, मानो उस तरह से चीरा देकर अंदर बिठाई गई हो। किसी से भी अधिक मेल मुलाकात नहीं। एकल खोरा, बतलाने पर भी मुश्किल से बोलता, अपने ही दंद फंद में उलझा हुआ। मन करता तभी एक चमचमाता कांच लेकर मुंह के सामने रख लेता और हाथों से इशारे करते हुए अपने प्रतिबिंब से देर तक बातें करता रहता। संगी साथी जब तब चिढ़ाते, पर वो किसी की कोई परवाह ही नहीं करता। मानो पत्थर से कहा गया हो, मन ही मन मंद मंद मुस्कुराता रहता। आप सुन रहे हैं विजय दान देथा की कहानी राजीनामा। सभी कमरों में अक्सर उसकी चर्चा चलती रहती थी। सुनते सुनते मेरे पास काफी मजेदार मसाला इकट्ठा होता गया। वो कांच में टुकुर टुकुर इस तरह अपनी सूरत देखता, मानो वो कोई दूसरा ही लड़का हो, और इस तरह निशंक बातें करता, गोया किसी मित्र से बातें कर रहा हो। एक दफा फटी हुई चुनरी के चिथड़े से रंजी झाड़कर टेबल पर कांच रखा। सामने कुर्सी पर बैठकर कुछ देर अपना प्रतिबिंब निहारता रहा। फिर होंठ मुलमुलाते पूछा, बता, इस बार तिमाही में फेल कैसे हुआ? मुंह उतार कर धीरे से जवाब दिया, मैं अकेला ही तो फेल नहीं हुआ, कक्षा में आधे से ज्यादा लड़के फेल हुए हैं। उसने आंखें तरीर कर तीखे स्वर में फटकार बताई, दूसरे गए भाड़ में, तुझे उनसे क्या लेना देना? अपनी हैसियत के अनुसार चलना चाहिए। तुझे मालूम नहीं घर में कितनी तंगी है। भर पेट खाना न खाकर घर वाले तुझे पढ़ाते हैं, और जनाब को कोई परवाह ही नहीं। पर्चे बहुत कठिन आए। क्या तेरे अकेले के लिए ही कठिन आए? बाकी लड़के कैसे पास हुए? मेहनत तो काफी करता हूँ, इम्तिहान के नाम से ही जूड़ी चढ़ती है। जो आता है वही भूल जाता हूँ। शहर में आकर बातें बनाना तो खूब सीख गया। ढंग से मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो तू ही सुख पाएगा। कान खोलकर साफ सुन ले, आगे कोई गलती की तो तू तेरी जाने। एक बार वो 2-3 दिन घड़ी दिन चढ़े देर से उठा तो उसे बहुत बुरा लगा। जल्दी जल्दी बिना साफ किए ही कांच सामने रखा और दांत पीसते पूछा, रात को इतनी देर क्यों आया? जरूर सिनेमा देखने गया होगा। जरा देर से आया नहीं कि आपको झट सिनेमा का शक होता है। तो सच बता, तू कहाँ गया था? माथे में बल डाले कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, घोड़ों की चौक मौसी जी से सांझ को मिलने गया था। मैं तो खूब इनकार करता रहा, पर उन्होंने बिना ब्यालू किए आने ही नहीं दिया। फिर मुझे थोड़ी ऊंघ आ गई। जगते ही सीधा हॉस्टल की तरफ भागा। विश्वास न हो तो तुझ पर और विश्वास, मैंने सब पता कर लिया है। करनी दान और रामबख्श के साथ हजरत 4 भुजा टॉकीज में पधारे थे। तुझे कितनी बार समझाया, इन लफंगों का साथ मत किया कर। मेरे सामने झूठ संवारना चाहता है? तू कहे तो उन्हें रूबरू बुलाकर पूछूं? ये बात सुनते ही कांच वाली छाया का मुंह उतर गया। आंखें नीची करके इधर उधर झांकने लगा। फिर दोनों हाथों से कान पकड़कर कहने लगा, कल भारी भूल हो गई।
अब कभी गलती नहीं होगी, आज माफ कर दो। माफ करने पर तो उल्टा और ज्यादा बिगड़ेगा। एक बार ठीक से मरम्मत हो जाए तो फिर कई दिनों तक निश्चिंत। निर्लज्ज को लाज शर्म से वास्ता ही नहीं। गांव के सगे संबंधी दुश्मनों से भी बदतर हैं। उनका बस चले तो गांव ही छुड़ा दें। घर वालों की सब आस तुझ पर टिकी है। ज्यों त्यों वकालत पास कर ले तो घर वालों की तकलीफें सार्थक हों, वरना सब की आस पर पाला पड़ेगा सो तो पड़ेगा ही, पर तेरी गत भी कम नहीं बिगड़ेगी। वही हंसिया, वही घास, वही कुल्हाड़ी, वही लकड़ी, वही हल, वही धूप, वही पसीना, वही लू और वही झोपड़ी। ठीक मन लगाकर नहीं पढ़ा तो तेरे कांटे तेरे ही चुभेंगे। फिर मिची आंखें फाड़कर कांच के सामने देखता बोला, भला इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है। भलाई की बात भी कड़वी लगती है। ये दिन तो कुनाचे भरते निकल जाएंगे, फिर बेहद मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। अरे, कांच में ये गधे का चेहरा कहाँ से उभर आया? कहीं पीछे कोई गधा तो नहीं खड़ा है? उसने झिझक कर पीछे देखा, कुछ भी तो नहीं। फिर सामने मुंह करने पर अपना ही चेहरा साफ दिखता, जगह जगह कीले ही कीले। ओह, कुत्ते की तरह ये कान इतने लंबे कैसे हो गए? आंखें बंद करके वापस खोलता तो कान फिर वैसे ही हो जाते। कान की लौ पकड़कर बार बार जोर से खींचता, चिट्ठी अंगुली से कान का मैल निकालता। एक बार देशी ठर्रा पीने से मिचरी आंखों में भी रंग आ गया। कांच में देखा तो शक्ल अनजानी सी लगी। नजर गड़ाकर पूछा, तू कौन है भाई? तू है, वही मैं हूं। मैं हूं, वही तू है? हाँ, फिर मैंने पहचाना क्यों नहीं? वो तो तू जाने। शायद दारू पीने से आंखों की रंगत बदल गई हो। क्या तूने फिर दारू पी? मैंने नहीं पी, तूने पी। उसके बाद दोनों हाथों से सर पकड़े वो थोड़ी देर बैठा रहा। फिर मुश्किल से हिम्मत करके उसने कांच की तरफ देखा। सर पर ये दो सींग कैसे उगाए? आगे देखने की हिम्मत नहीं हुई। कुर्सी पर से झट उठ खड़ा हुआ। अपने हाथ से छुपाई हुई बीड़ी माचिस लाकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। उल्टी बीड़ी सुलगाकर लगते ही 2-3 कश खींचे। धुएं के छल्लों से कांच की चमक धुंधली पड़ गई। इस बार कांच में बकरे का चेहरा नजर आया। लटकते हुए कान, सर पर 2 नुकीले सींग। कहीं इस कांच की रंगत तो नहीं बदल गई? वो झुंझलाकर खाट पर लेट गया। फिर उसने काफी दिनों तक कांच नहीं देखा। एक बार गुस्से में तमतमा कर उसने कमरे का ताला खोला। ठोकर से दरवाजा उघाड़ बस्ते को खाट पर पटक दिया। कांच सीधा करके सामने कुर्सी पर बैठ गया। कांच पर गर्द ही गर्द जमी थी। अकस्मात उस गर्द के भीतर से एक चेहरा प्रकट हुआ। उस पर नजर पड़ते ही वो कहने लगा, आजकल साहबजादे छोकरियों के पीछे भटकने लगे हैं। अब तो पूरी बात ही बिगड़ गई। जो भी बात हो मुझे साफ साफ बता दे, वरना आज तेरी शामत है। सरकारी सड़क मेरे अकेले के पट्टे नहीं है। बहुत से आदमी इधर उधर चलते हैं। मैं किस किस का ध्यान रखूं? तूने खास ध्यान रखकर पीछा किया, तभी मुझे इतना गुस्सा आया। पहले तो कभी मैंने ऐसा उलाहना नहीं दिया। बेशर्म, तूने ये नई विद्या कब सीखी? घर वालों ने कुछ भरोसा करके यहाँ भेजा और तूने ये गुल खिलाए। हरामखोर, अब भी तू मुझे मुंह दिखाता है। ऐसी बात है तो आप मुंह देखते ही क्यों हैं? मैं तो डर के मारे सामने ही नहीं आना चाहता, पर आप न माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुंहजोर कहीं का, मेरे सामने जबान चलाता है। खबरदार, ज्यादा बकवास की तो जबान खींच लूंगा। ये बात कहकर वो गुस्से से होंठ चबाने लगा। फिर 2-3 मर्तबा गमछा झटक कर कांच की धूल झाड़ी। चेहरा मानो उल्टा उसे ही आंखें दिखाने लगा हो।
चोरी और सीना जोरी। थोड़ी बहुत भी शर्म हया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। घर वाले तो छाछ दलिया खाकर जैसे तैसे जून पूरी करते हैं। जनाब के लिए घी भेजते हैं, गोंद के लड्डू भेजते हैं। उनके सपनों के साथ दगा करके तू छोकरियों के पीछे डोलता फिरता है। मेरे भी तो कुछ सपने होंगे, तेरे फिर कैसे क्या सपने हैं? सपनों जैसे सपने, मेरी उम्र के मुताबिक सपने। फिर घर वालों के सपनों का क्या होगा? घर वाले जाने तो कुछ नहीं जानता। नहीं, मैं तो अपने सपनों के अलावा दूसरी कोई बात नहीं जानता। चंडाल, तू इतनी बातें कब सीख गया? ये बातें आप ही आती हैं, कहीं सीखने की जरूरत नहीं। बकवास बंद करता है कि लगाऊं दो चार झापड़। ये बात कहते ही उसे गुस्सा आ गया। तड़ातड़ 5 7 लाफे रसीद कर दिए। गाल लाल हो गए, आंखें छलछला आईं। आगे शक्ल देखने का साहस नहीं हुआ। थोड़ी देर सर झुकाकर बैठा रहा, फिर गर्दन उठाकर मीची मीची आंखों से कांच की ओर देखा। अभी तक गाल लाल थे, 3 4 कीलें फूट गई थीं। आखिर हिम्मत हारते हुए अंतिम धमकी दी, अब कभी छोकरियों के पीछे डोलते देखा तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। कुछ उत्तर नहीं मिला। आंखों में आंखें डालकर वो अपना प्रतिबिंब तब तक देखता रहा जब तक कि शीशे वाला चेहरा धीरे धीरे लुप्त नहीं हो गया कि अचानक वो झिझक कर खड़ा हो गया। बड़बड़ाते कहने लगा, ये कैसी अनहोनी बात हुई, कांच में अपना चेहरा ही नहीं दिखाई देता। फिर वो बावले की तरह दौड़ता हुआ हॉस्टल के बाहर गया। हलवाई की दुकान से एक दही थड़ी और एक लड्डू लाया। वापस कुर्सी पर बैठ कांच में देखा तो चेहरा साफ दिखाई दिया। गालों की ललाई काफी कम हो गई थी। अब रिसाना छोड़, ले ये मिठाई खा ले। मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे मारा क्यों? अभी कहाँ मारा है? बदमाशी करेगा तो और मारूंगा। फिर ये झूठा दुलार क्यों? हाथ न थके तब तक मारे जाओ। ले खा ले, ज्यादा जिद मत कर, नहीं तो और मार पड़ेगी। कांच वाला प्रतिबिंब मुंह फुलाकर बोला, हरगिज नहीं खाऊंगा, जो करना हो सो कर लो। अरे मूर्खों के बादशाह, मैं तेरे भले की खातिर ही इतनी मगजमारी कर रहा हूं। तेरा मेरा भला कौन सा अलग है? क्या तुम मुझसे अलग नहीं है? नहीं, अपन दोनों एक ही हैं। फकत ये शीशा ही मुसीबत की जड़ है। मेरा कहा मान, मैं तुझे खुश करने के लिए ही ये मिठाई लाया हूं। ले खा ले। पहले इस कांच के टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दीजिए, फिर मैं आपका कहा कभी नहीं टालूंगा। वचन देता है? हाँ, वचन देता हूं। फिर राम जाने उसके सर पर क्या खपत सवार हुई कि कपड़े धोने की मोगरी से उस कांच के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गली में फेंक कर खुशी खुशी वो मिठाई खा ली। उसके बाद जब कभी मिठाई खाने का मौका आया, उसने कभी हील हुज्जत नहीं की। उसी दिन से दोनों के बीच एक ऐसा ही पुख्ता राजीनामा हो गया था। और आज उसी राजीनामे का ये करिश्मा है कि एक अकिंचन थानेदार होते हुए भी लोग बाग उसके पास 5 लाख रुपए की पूंजी कूदते हैं। आप सुन रहे थे राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विजयदान देथा की कहानी राजीनामा। बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा की कहानियों में लोक तत्वों को काव्यात्मक भाषा, सांस्कृतिक संदर्भों और सार्वभौमिक रूपकों के जरिए पहचाना जा सकता है। उनकी कुछ कहानियां हैं समझौता, उजाले की मुसाहिब, दुविधा,